कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो पूरी दुनिया को दहशत में डाल देती है। अचानक आसमान से कचरे के पहाड़ बारिश की तरह गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर मानो नरक बन जाता है। कचरे के सैलाब में गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। लोग चीख रहे हैं और हर किसी की आवाज में सिर्फ एक ही डर साफ झलक रहा है, जैसे कयामत बिल्कुल करीब आ गई हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब देखा जाता है कि 100 साल पहले डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज का ढांचा अचानक शहर के बीचों बीच खड़ा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहानी थोड़ा पीछे जाती है। एक शांत समुद्र में कुछ मछुआरे रोज की तरह जाल डाल रहे थे। मजाक मजाक में वे एक प्लास्टिक की बोतल पानी में फेंक देते हैं, लेकिन जब जाल को ऊपर खींचा गया तो उसके अंदर एक अजीब चीज तड़पती हुई दिखाई देती है। उसकी चीख सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक दर्द में तड़प रहा हो। डर के मारे सब पीछे हट जाते हैं। उसी समय पास के एक कोस्टल इलाके में एक मिलिट्री ऑफिसर सीक्रेट मिशन पर पहुंचता है। कई सिक्योरिटी चेक पार करके वह उस चीज को देखता है जिसे मछुआरे पकड़कर लाए थे। वह गहरे समुद्र का एक रहस्यमयी जीव था। लालच में आकर लोगों ने उसे मार दिया था और गांव में बेचकर पैसे कमाने के लिए ले आए थे। लेकिन सेना के लोगों को यह जीव कुछ अलग लगा। पुरानी कहानियों में इन्हें समुद्र का दानव कहा जाता था, मगर मॉडर्न साइंस के अनुसार ये एक विकसित जलमानव प्रजाति थे जो इंसानों की तरह सीधे चल सकते थे। आमतौर पर आर्मी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी एक चीज सबको हैरान कर देती है। उस जीव के जबड़े के अंदर मोतियों से बना एक खास गहना मिलता है जो आमतौर पर इंसान ही बनाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी बुद्धिमान सभ्यता का हिस्सा है। तुरंत स्कैन करने का आदेश दिया जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तब टीम का एक सदस्य उस मरे हुए जीव के सामने खड़ा होकर मन ही मन प्रार्थना करता है। वह इंसान हो या कुछ और, मौत का दर्द हमेशा एक जैसा होता है। अगली रात तट के पास एक खास मशीन लगाई जाती है। प्लान यह था कि समुद्र की गहराई में एक सिग्नल भेजा जाएगा, एक ऐसी तरंग जो जलमानवों की भाषा की तरह काम करे ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जहां उस जीव की लाश रखी थी, वहां की जमीन अचानक नरम कीचड़ जैसी हो जाती है। एक महिला सैनिक कुछ समझने से पहले ही उसका आधा शरीर जमीन के नीचे धंस जाता है। उसका पार्टनर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक काली परछाई उसे भी नीचे खींच ले जाती है। कुछ ही सेकंड बाद पानी की लहर उठती है और कुछ आकर उस जलमानव की लाश को उठा कर ले जाता है। पूरे बेस में अलार्म बज उठता है। सैनिक दौड़कर आते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता, न लाश न वे दो सैनिक। जमीन फिर से पहले की तरह सख्त हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बार्कले को जमीन के अंदर कुछ महसूस होता है। वह हाथ डालकर अंदर से एक कुर्सी का हिस्सा निकालता है। तभी कमांडर के वॉकी टॉकी में उन लापता सैनिकों की आवाज सुनाई देती है, सीधे जमीन के नीचे से। जैसे ही मिट्टी हटाई जाती है, अंदर एक इंसान का हाथ दिखाई देता है। शाम को बार्कले समुद्र के किनारे बैठा कांप रहा था। यह उसके करियर का पहला ऑपरेशन था और पहली बार उसने किसी लाश को इतने करीब से देखा था। डर उसके अंदर गहराई से बैठ गया था, लेकिन कमांडर हैरान थे, क्योंकि उनकी यूनिट तो ऐसे रहस्यमय मामलों को संभालने के लिए ही बनाई गई थी। सभी को तो इसकी आदत होनी चाहिए थी। आखिरकार मजबूर होकर बार्कले सच बता देता है। असल में वह तो ऑफिस का एक साधारण क्लर्क था। असली ऑन पैरेटिव छुट्टी पर होने की वजह से उसे जबरदस्ती टीम में शामिल करके इस मिशन पर भेज दिया गया था। बार्कले पहली बार ऐसे मिशन में आया था जहां मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। फाइल तैयार करते समय वह पास में था, इसलिए उसे सीधे इस खतरे में डाल दिया गया। उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हथियार चलाना तो दूर, खतरे से निपटने की क्षमता भी नहीं थी। वह पछतावे में डूब गया था, लेकिन कमांडर ने उसे समझाया कि इतिहास हमेशा आम लोगों की गलतियों और अनजाने फैसलों से बनता है। पास खड़े टीम लीडर ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि जलमानव कोई खूनखार राक्षस नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी के बहुत पुराने निवासी हैं जो इंसानों से भी पहले यहां राज करते थे। हजारों सालों तक वे समुद्र की गहराई में सोए रहे। पिछले कुछ दिनों से उनका बार बार दिखाई देना वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। असल में इंटेलिजेंस विभाग कई सालों से इनका रहस्य छुपाकर उन पर अध्ययन कर रहा था। सच कहें तो अगर यह प्रजाति सोई न होती तो शायद आज पृथ्वी इंसानों की न होती। अचानक टीम का एक सदस्य डर के मारे इशारा करता है। एक जल मानव सामने आकर खड़ा हो गया है। सैनिक तुरंत अपने हथियार नीचे कर देते हैं। दूसरी ओर बार्कले अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक छोटा नोटबुक निकालकर सब कुछ लिखने लगता है। तभी कमांडर आकर सैनिकों को हथियार नीचे रखने का आदेश देते हैं। टेक्नोलॉजी टीम को तुरंत ट्रांसलेटर मशीन चालू करने को कहा जाता है। कमांडर बहुत शांत स्वर में बातचीत शुरू करते हैं। वे जलमानवों से शांति से बात करना चाहते थे,
लेकिन सामने खड़े जलमानव की आवाज गहरी और अजीब थी। मशीन उसका अनुवाद करके बताती है वह एक भयानक खतरे की शिकायत कर रहा था। तुम लोगों ने हमारे लोगों को मारा है। कमांडर ने जवाब दिया कि उनकी प्रजाति ने भी 2 इंसानों की जान ली है। अब हिसाब बराबर है, इसलिए बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन वह प्राणी अचानक गुस्से में आ गया। ट्रांसलेटर में मैसेज आया, वह सिर्फ यहां नहीं बल्कि पूरी मानव जाति से बात करना चाहता है। तभी सभी सैनिकों के मोबाइल एक साथ बज उठते हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में जलमानव एक ही समय पर सामने आ गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों, हम वापस आ गए हैं, असली मालिक हम हैं। उनकी इस मौजूदगी से पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। जल्दी समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन सबसे पहले आगे आता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास एक खास वाटर चैनल बनाया जाता है जहां इंसान और जलमानव आमने सामने बैठकर बात कर सकें। इस ऐतिहासिक बैठक में इंसानों की तरफ से नेतृत्व करने की जिम्मेदारी केट को दी जाती है। कुछ घंटों बाद एक विशाल टैंक में पानी भरा जाता है। कैमरों में दिखता है कि कई जलमानव तेजी से असेंबली रूम की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले गार्ड जैसे कुछ जलमानव आते हैं, फिर 2 बेहद विशाल गहरे समुद्र के जीव, और अंत में उनका लीडर आता है जो बाकी सभी से ज्यादा इंसानों जैसा दिखता है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वह अत्यंत बुद्धिमान है। दर्शकों में बैठे वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वे देखते हैं कि वह पानी के बाहर भी आसानी से सांस ले सकता है, यानी वह जमीन पर भी रहने की क्षमता रखता है। यह खबर मानव जाति की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा थी। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इंसानों के प्रतिनिधि जोनाथन स्वागत भाषण शुरू करते हैं, लेकिन जलमानव लीडर हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक देता है। हैरानी की बात यह थी कि वह साफ इंसानी भाषा में बात कर सकता था। इससे साबित होता है कि वह लंबे समय से इंसानों को करीब से देख रहा था और उनके बारे में सीख रहा था। जोनाथन तुरंत बातचीत को संभालते हैं ताकि चर्चा सही दिशा में आगे बढ़े। बात आगे बढ़ाने के लिए इंसानों की तरफ से जलमानवों को एक खास उपहार दिया जाता है, एवरेस्ट की चोटी पर पाया जाने वाला दुर्लभ हिमालयी फूल, जिसकी खुशबू बेहद खास होती है। इंसानों को लगा कि इससे उनकी सभ्यता की श्रेष्ठता दिखेगी, लेकिन तभी जलमानव लीडर भी अपना उपहार सामने लाता है। कुछ मरे हुए जलमानवों के अंडे। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह कहता है, ये बच्चे समुद्र में आजादी से बड़े हो सकते थे, लेकिन तुम लोगों की वजह से तेल, केमिकल और गंदा कचरा इन्हें सांस तक नहीं लेने दे रहा था। यह आरोप सुनकर वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे हकलाते हुए सफाई देने लगे कि इंसान समुद्र के प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जलमानव लीडर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। अचानक उसने उंगली उठाकर पीछे बैठे बार्कले की ओर इशारा किया। सबके मन में एक ही सवाल था, इस साधारण इंसान को ही क्यों चुना गया? तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है जिसमें दिखता है कि बार्कले उस मरे हुए जलमानव के लिए चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। जलमानव लीडर ने कहा, जो इंसान मौत का सम्मान समझता है वही जीवन के बारे में बात करने का अधिकार रखता है। बार्कले खुद भी हैरान था। जिसे कल तक कोई जानता नहीं था, आज पूरी दुनिया की नजर उसी पर थी। यह साफ था कि अगर बार्कले एक भी गलत बात कह देता तो दोनों प्रजातियों के बीच युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन जलमानवों का फैसला अटल था। वे सिर्फ बार्कले की ही बात सुनना चाहते थे। बार्कले घबरा गया। उसके पास तो ढंग का सूट भी नहीं था, लेकिन जलमानव लीडर ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। फिर भी बार्कले ने कहा कि वह पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं है, वह तो बस एक साधारण कर्मचारी है। तभी प्रतिनिधि ने कहा, इसीलिए तो यह बातचीत पूरी दुनिया के सामने होनी चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि आम इंसान की आवाज भी मायने रखती है। लेकिन केट को इसमें खतरा नजर आया। इतनी बड़ी बातचीत को पूरी दुनिया के सामने खोल देना उनकी रणनीति के खिलाफ था। अगले दिन तय हुआ कि इस चर्चा को लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा। केवल 50 पत्रकारों को रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जाएगी। बार्कले को सख्त चेतावनी दी गई। वह सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे स्क्रिप्ट को पढ़े, अपनी तरफ से कुछ न बोले। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, जलमानव लीडर फिर सामने आया। बार्कले ने अपना डर संभालते हुए स्वागत भाषण अच्छे से पढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, जलमानव लीडर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने एक अजीब मांग रखी, उसे नदी का पानी चाहिए। आदेश तुरंत दिया गया और कुछ ही देर में एक गिलास पीला बदबूदार नदी का पानी बार्कले को दे दिया गया। इसके बाद अगली मांग आई, बार्कले को वह पानी सबके सामने पीना होगा। गिलास में तैरते गंदे कणों को देखकर बार्कले का चेहरा सूख गया। स्क्रीन पर दिए गए निर्देश ने तुरंत उसे जवाब सिखाया, पहले पानी को साफ किया जाए, फिर पिया जाएगा। इसके साथ ही वह प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं पर भाषण देने लगा। लेकिन जलमानव लीडर फिर गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे किसी नेता की तरह भाषण सुनने की जरूरत नहीं है।
और बार्कले को किसी कठपुतली की तरह स्क्रिप्ट पढ़ते हुए दिखाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद बार्कले ने एक फैसला लिया। उसने अपने कान का ईयरपीस निकाल दिया और दिल से बोलना शुरू कर दिया। उसने स्वीकार किया कि इंसान अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इस ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। फैक्ट्रियां लगातार जहरीला कचरा नदियों और समुद्र में फेंक रही हैं। और शर्म की बात यह है कि ठीक इसी वक्त जब इंसान और जल मानव भविष्य पर बात कर रहे हैं, तब भी नदी किनारे कई फैक्ट्रियां गंदा पानी बहा रही हैं। बार्कले की यह सच्चाई जल मानव प्रतिनिधि के दिल को छू गई। उसने बार्कले की खूब तारीफ की, यहां तक कि उसने कहा, मुझे लगता है तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। बार्कले को लगा कि उसने हालात संभाल लिए हैं, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा हॉल सन्नाटा छाया हुआ था। अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ चुका था, क्योंकि बार्कले की सच्चाई ने इंसानों की स्थिति को और कमजोर कर दिया था। तुरंत बातचीत रोक दी गई। दूसरी ओर एक विशेष टास्क फोर्स मौका देखकर जलमानवों के शरीर पर रिसर्च शुरू कर देती है। उनकी गर्दन पर चमकते मोती जैसे हिस्से, खून की नसों का नेटवर्क और वे मरे हुए अंडे, सबको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। वैज्ञानिकों को शक था कि जलमानव एक दूसरे से जिस तरह जुड़ते हैं वह किसी समुद्री फंगस नेटवर्क जैसा एक बायोलॉजिकल इंटरनेट है, जहां एक की भावना पूरे समूह तक पहुंच जाती है। इसी उथल पुथल के बीच बातचीत फिर से शुरू होती है। इस बार इंसान वादा करते हैं कि 2050 तक 50% प्रदूषण कम किया जाएगा और बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जलमानव लीडर गुस्से से भर उठता है। वह कहता है, हर दिन हमारे सैकड़ों साथी मर रहे हैं, ऐसी हालत में हम 25 साल इंतजार नहीं कर सकते। बार्कले समझाने की कोशिश करता है कि इतने बड़े स्तर पर सफाई करने के लिए पैसा, संसाधन और समय चाहिए। लेकिन लीडर गहरी नजर से पूछता है, क्या इंसान सच में कोशिश कर रहे हैं या बिना कीमत चुकाए दुनिया को बचाना चाहते हैं? अचानक उसकी नजर आसमान की ओर उठती है और पूरे शहर की लाइट्स टिमटिमाकर बुझ जाती है। लोग डर जाते हैं कि शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन आसमान से बारिश नहीं बल्कि कचरा गिरने लगता है। प्लास्टिक बैग, टूटे बोतल, फटे जाल, सड़े पैकेट जो कभी समुद्र में फेंके गए थे। देखते ही देखते पूरा न्यूयॉर्क शहर कचरे के पहाड़ में बदल जाता है। और हैरानी की हद तब पार हो जाती है जब टाइटैनिक का मलबा अचानक शहर के बीचों बीच आ गिरता है। दुनिया डर से कांप रही थी। सरकारें एक एक करके टीवी पर बयान देने लगीं कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट है, अब सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। कुछ दिनों की अराजकता के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई। इस बार बार्कले को बहुत संभल कर बोलना पड़ रहा था। उसने जलमानवों से धैर्य रखने की अपील की। उसने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। लेकिन जलमानव लीडर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ वही लौट आया है जो इंसानों ने हमें दिया था। बार्कले की आंखों में गुस्सा झलक उठा, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा भी उस कचरे की बारिश से बाल बाल बचे थे। वह कुछ कहना ही चाहता था, तभी टेलीप्रॉम्प्टर पर केट का आदेश दिखाई दिया। अब एक औपचारिक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखना है। बार्कले ने गहरी सांस लेकर कहा कि इंसान किसी भी हाल में युद्ध नहीं चाहते। जलमानव लीडर ने शांति के लिए हामी भर दी, लेकिन 3 कड़ी शर्तों के साथ। पहली शर्त, समुद्र और नदियों में हर तरह का प्रदूषण इसी पल से बंद करना होगा। दूसरी शर्त, पानी और जमीन के बीच एक स्पष्ट सीमा तय होगी। और तीसरी शर्त, जिसे सुनकर सब दंग रह गए, पूरा समुद्र और सभी जलमार्ग जलमानवों की संपत्ति होंगे। यानी इंसान न सिर्फ समुद्र में उतर नहीं पाएंगे, बल्कि उसके ऊपर से विमान उड़ाना भी मना होगा। जैसे ही यह शर्त सामने आई, पूरी दुनिया के नेता भड़क उठे, खासकर छोटे छोटे द्वीप देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह आयात निर्यात पर निर्भर है। समुद्री रास्ते बंद होने का मतलब था पूरी दुनिया का लॉकडाउन हो जाना। तभी जलमानव प्रतिनिधि ने एक अजीब और डरावनी हंसी हंसी और पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बेचारा बार्कले तुरंत माफी मांगने लगा। उसने कहा, गलत मत समझिए, वे बस थोड़ा गुस्सा हो गए थे। इसके बाद उसने बताया कि जलमानवों को स्टील और कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें असहज लगती हैं, इसलिए अगली बैठक उनकी पसंद की जगह पर होगी। जैसे ही स्क्रीन पर वह लोकेशन दिखाई गई, सबके चेहरे हैरान रह गए। वह जगह थी दुनिया की सबसे गहरी और खतरनाक समुद्री खाई, ट्रेंच, जहां इंसानों की सबसे आधुनिक सबमरीन भी आधे रास्ते में टूट जाती है। लेकिन बार्कले न जाने किस जुनून में आकर तुरंत इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, अगला भाग आप 10,000 व्यूज के बाद देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।